थोड़ा सा बताएं कि जीपैट क्या है और ये ज़रूरी है, और है तो क्यों ज़रूरी है, मतलब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप टच कीजिए इसको। ऐसा है कि आर&डीज़ में बहुत ज़्यादा सैलरी स्ट्रक्चर होता है आपका, या एज़ कम्पेयर टू और कंपनीज, सॉरी, और सेक्टर से अगर हम QC QA या प्रोडक्शन की बात करें उनका बहुत कम होता है। मतलब क्या है ऐसा कि आर&डीज़ में मतलब सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अगर आप उसको टच करोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि भाई आपको एक पाथ बताओ, ठीक है, जिससे आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी अच्छी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्टेब्लिश हो। कि जैसे जो लोग साइंटिस्ट होते हैं तो उनका जो लुक होता है कि बाल बिखरे हुए हैं, अगर वो लड़का है तो उसने लंबी सी बियर्ड बनाई है और एकदम परेशान सा दुखी सा इंसान है, लेकिन आप ऐसे लगते नहीं हो। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके बहुत सारी हॉबीज़ भी हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा बताना चाहें कि पर्सोना क्रिएट किया हुआ है एक साइंटिस्ट का, तो वो कितने हद तक वो सही है। ओके, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारी डिस्कशन का ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस तानिया शर्मा, जो कि एक रिप्यूटेड R&D डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट पोजीशन पे है। तो ये आज से मैं अपनी पॉडकास्ट की नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जिस टॉपिक को हम टच करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके इन डेप्थ एनालिसिस होगी उसकी पूरी इस पॉडकास्ट में। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर कोई फार्मा से रिलेटेड नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई फार्मा से रिलेटेड ऑडियंस है तो वो जो है हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, तो काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज उनको मिलेगी। और बेसिकली फार्मा में भी अगर मैं और ज़्यादा डीपली जाऊं तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तानिया को एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो वो बेटर पर्सन होंगी इसके बारे में हम उनसे डिस्कस करें। इसमें हम बेसिकली R&Ds के बारे में जानेंगे कि भाई R&Ds होती क्या है, बेसिकली R&D है क्या। क्योंकि हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि वो R&D डिपार्टमेंट में है, F&D डिपार्टमेंट में है। बेसिकली उसमें होता क्या है, हम उसमें क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि R&D ही क्यों, हम क्यों R&D ज्वाइन करें। या हम पूछ सकते हैं कि गर्ल्स की क्या कंडीशन है R&D के लिए, क्या वो सुटेबल है R&D के लिए। ठीक है, तो तानिया, वेलकम टू माय शो और बहुत बहुत स्वागत है हाय आपका। आशीष। हाँ, तो तानिया थैंक यू। तानिया तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं बेसिकली, और आपने क्या किया, थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिए थोड़ा। आशीष, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हम्म। नियर चंडीगढ़ देयर इज अ स्मॉल टाउन विच इज नोन एज पिंजौर। ओके। तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। और उसके बाद मैंने बी फॉर्म किया है हिमाचल से। एंड आफ्टर दैट आई डिड माय एम फार्मेसी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके, ठीक है। और करंटली अभी मैं एक रेप्यूटेड एमएनसी के अंदर R&D डिपार्टमेंट के अंदर एक साइंटिस्ट हूँ। ओके, ठीक है। और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। मेरे मॉम जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं और फादर भी फार्मा के अंदर ही। ओके, ठीक है। तो तानिया बेसिकली जैसे आपने बताया कि आप हरियाणा से हैं, ठीक है, तो जब आपने अपनी 12th करी तो आपने क्या स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मुझे फार्मा इंडस्ट्री में ही जाना है, या कैसे आपकी एक जर्नी, थोड़ा सा अगर आप उसको हल्का सा टच करें तो। अ, यहाँ पर शायद बहुत सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। हम्म। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, शायद मोर देन 95% कि उन्होंने फार्मा को कभी फर्स्ट चॉइस नहीं सोचा होगा। कि हम में से मैक्सिमम लोगों का एम एम शुरू से यही था, AIPMT एंड एम्स, यही हमारा एम होता है। फार्मा मेरा भी सेम था कि दैट वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस। पर हाँ हाँ, इवेंचुअली बाय डेस्टिनी आई केम हियर। एंड मैं ये बोल सकती हूँ आज आपको कि शायद वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने ये फील्ड को चूज किया। ओके, हाँ, तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब से, या अपने जो आपने स्ट्रीम चूज करी है उससे।
एक्चुअली सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन शायद बहुत तरह की जॉब्स में मिल जाती हैं, इफ यू आर अर्निंग गुड मनी एंड वर्क लाइफ बैलेंस होता है। मतलब बहुत लोगों को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो हर एक की अलग अलग जो है प्रायोरिटीज हैं। मतलब मेरे लिए जो मेरी प्रायोरिटी है कि आई लव चैलेंजेस, तो मुझे इस इंडस्ट्री में हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये डिपार्टमेंट मेरे लिए है। ओके, तो तानिया आपने बताया कि जैसे आपने बी फार्म करी हिमाचल से, उसके बाद फिर आप हम्म। पंजाब यूनिवर्सिटी चले गई, ठीक है, जो आपका कोर सब्जेक्ट था हम्म। एम फार्म के लिए, फॉर एम फार्म। हम्म। तो आपका जो सब्जेक्ट था मेन वो क्या था एम फार्म में? मैंने एमफॉर्म की है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ओके। लेकिन जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क था वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पर मेजरली फोकस था, मेरा जो सेकेंड ईयर थीसिस वर्क। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं क्योंकि मैं भी खुद फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा अगर मैं भी खुद ब्रीफ करूँ, तो फार्मा में एक्चुअली अलग अलग सेक्टर होते हैं। जैसे अगर हम सबसे स्मॉल सेक्टर की बात करें, हालांकि वो बोलने में स्मॉल है, लेकिन सबसे मेन एरिया वही है जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, तो हम जैसे कोई टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आ गया आपका क्यूए, सॉरी क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में ये है कि भाई जो हम ड्रग बना रहे हैं उसमें वो क्वालिटी वाइज वो सही हो रहा है या सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आ गया क्यूए जो उसको एश्योर करता है। फिर जो एक सबका बॉस आता है बीच में, जिसे हम बोलते हैं R&D, जिसका मतलब बोला जाता है कि एक R&D का बहुत ज्यादा एक क्रेज है कि भाई हर फार्मासिस्ट का, हर बंदा जो बी फार्म करता है, स्टूडेंट्स, तो उसके माइंड में रहता है कि मैं R&D में जाऊंगा। तो ऐसा क्या है R&D में, वो आप बताइए कि क्यों हर स्टूडेंट ये बोलता है कि भाई मुझे R&D में जाना है। R&D को बेसिकली एक वाइट कॉलर जॉब कंसिडर किया जाता है फार्मा के अंदर। क्योंकि एक्चुअली में वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर हम अपना माइंड यूज करने की फ्रीडम रखते हैं, हम अपने आइडियाज देने का फ्रीडम रखते हैं, हमारा इंटेलेक्ट यूज होता है। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस फील्ड में आने के लिए। पर मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल राय बताऊं तो ऐसा नहीं है। बहुत एक अलग सी बात है ये, आप जो मेरे मुंह से सुन रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट की फार्मेसी में अपनी वैल्यू है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इवन R&D का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। एग्री अगर एग्री। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होगा तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल पाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना क्रूट रोल है। ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट R&D था, तो मैंने चूज किया। किसी का इंटरेस्ट प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसे वो चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट रूल है कि R&D ही सब, ऐसा कुछ हायरार्की नहीं है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, फार्मा के अंदर हायरार्की नहीं है डिपार्टमेंट्स के अंदर, बट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एक चेन है एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अच्छा, तानिया एक चीज और बोली जाती है कि भाई अगर आपने टॉप, अगर आप टॉपर्स हो अपने कॉलेज में, तो ही जो है आप R&D में जा सकते हो। अदरवाइज अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो नहीं जा सकता, उसको एंट्री नहीं मिलती है। तो ये क्या ये सच है, ये बात है? टू एन एक्सटेंट ट्रू, बट नॉट इंटायरली ट्रू, आई वुड से। ओके। आप अगर एकेडमिक्स में अच्छे हो, लाइक आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं, 12th में अच्छे हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको R&D सेक्टर में एक रेप्यूटेड जॉब मिल सकता है। लेकिन यही सच नहीं है। मीन्स एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने टॉप नहीं किया, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड इन R&D सेक्टर। दे आर बॉसेस एंड दे आर डूइंग एक्सेलेंट इनोवेशन। तो आई वुड से कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए R&D करने के लिए, और वो है परसिवेरेंस, दैट इज नेवर डाई एटीट्यूड। अगर आप हर दिन एक नया नया काम शुरू कर सकते हो, उसमें फेल होकर फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हो, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, दैट इज द ओनली स्किल रिक्वायर्ड टू बी इन R&D सेक्टर। ओके, तो इसमें बेसिकली जैसे अगर हम R&D की बात करें तानिया, तो बेसिकली इसमें होता क्या है? अगर हम, मैं आपको पूछूं कि अगर आप थोड़ा सा उसको कर सकें कि उसमें हम एक्चुअल में करते क्या है R&D में?
क्योंकि इसमें भी जहां तक मुझे पता है कि अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे बायो एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, आपका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो फार्मा के स्टूडेंट्स होंगे या फार्मा के रिलेटेड होंगे वो हमसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहाँ पर। तो एक्चुअल में आरएनडी में होता क्या है? ओके। तो आशीष, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आरएनडी के अंदर ब्रॉडली टू सेक्टर्स हैं। एक इनोवेटर इंडस्ट्री है और एक जेनरिक इंडस्ट्री है। इनोवेटर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि वो एक्चुअल में एक नए मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च कर रही हैं जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। Okay. तो वो बिल्कुल शुरू से उस पर काम करेंगी, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो सबसे मुश्किल काम जो है वो इनोवेटर इंडस्ट्री करती है। एक मॉलिक्यूल से शुरू करके एक फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन तक, उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज 1 2 3 4। उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस है, फेज 4। उसके बाद कहीं जाके एक मॉलिक्यूल लॉन्च होता है, और इस पूरे ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 20 years तक का टाइम भी लग जाता है। तो ये एक बड़ी प्रोसेस है। और दूसरी टाइप की इंडस्ट्री जो होती है वो है जेनेरिक इंडस्ट्रीज। जेनेरिक इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या करती हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक इनोवेटर का मॉलिक्यूल है पर उसका एक पेटेंट है। ठीक है, उसका पेटेंट हो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक्सपायर होने वाला है, तो वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को टारगेट करती हैं और उन मॉलिक्यूल्स को पकड़कर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या है एक्चुअली। मैं अपने अकॉर्डिंग ये मानती हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग करना इज मोर टफर, डिफिकल्ट। ओके। मीन्स इक्वली टफर। आई कुड नॉट से मोर, या इक्वली टफर, क्योंकि आपको बिल्कुल एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना है जो कि बिल्कुल सेम एफिकेसी रखता हो, सेम एफिशिएंसी, साइड इफेक्ट एग्जिस्टिंग से कम हो, मतलब आपको उसी से बेटर मॉलिक्यूल बनाना है। तो ये एक ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको हर एक चीज की एक लिमिट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जो प्री एग्जिस्टिंग। तो इंडिया में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं आरएनडी सेक्टर की, वो जेनेरिक के ऊपर काम करती हैं। जो इनोवेटर इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में अभी काफी कम है, आई वुड से कि ग्रोइंग है। बट इंडिया में कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी है, जिस वजह से इतना ज्यादा इनोवेटर इंडस्ट्रीज यहाँ इंडिया में ब्लूम नहीं कर पा रही। बट हाँ, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि इनोवेटर इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ज्यादा हो जाए। ओके। अब आप मुझसे सब डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे आरएनडी के, तो ये तो मैंने बेसिक दो कैटेगरीज बताई आपको कि दो तरह के आरएनडी इंडस्ट्रीज हैं। सब डिपार्टमेंट्स जो होते हैं आरएनडी के, वो मेजरली फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट है। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में एक्चुअली जो टैबलेट, कैप्सूल, ठीक है, सस्पेंशन, इमल्शंस, जो ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, वो सब मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, लाइक इसके नाम से पता चल रहा है। वो उसकी रिसर्च करते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में। सो बेसिकली दे आर द फॉर्मुलेटर्स। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट एनालिटिकल आरएनडी। एनालिटिकल आरएनडी जो है, जो भी वो फॉर्मुलेशन बन रही है, वो उसको हर एक स्टेप पर एक अग्रीमेंट चाहिए होता है कि क्या जो उन्होंने बनाया है वो सही है या नहीं, या उनको कैसे उस चीज को कैसे बेटर किया जा सकता है। उस चीज में रोल आता है बहुत मेजर एनालिटिकल आरएनडी का, क्योंकि वही हर एक स्टेप पर गाइड करती है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट को कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना। तो ये है एनालिटिकल आरएनडी सेक्टर, जिसमें कि मैं हूँ करंटली। एनालिटिकल आरएनडी सेक्टर के अंदर मैं हूँ। उसके बाद हमारा एक सेक्टर आता है प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसमें क्या आता है कि अभी एक मॉलिक्यूल बन गया है, बनने के बाद उसे हमें थोड़ा सा बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट करना है। लाइक पहले लैब बैचेस बने, उसके बाद हम उसे थोड़े से बड़े लेवल पर बनाएंगे, लाइक लैब में मिलीग्राम्स के अकॉर्डिंग बनता है या ग्राम्स के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मुलेशन बनाए, तो एक पायलट स्केल पर बनाएंगे जिसके अंदर कुछ केजीज होगा, 50 kg होगा या 100 kg होगा। उस हिसाब से एक थोड़े बड़े लेवल पर फॉर्मुलेशन बनेगी, लेकिन अभी इंडस्ट्री में नहीं गई वो, एक्चुअल में प्लांट में नहीं गई वो फॉर्मुलेशन, तो वो पायलट प्लांट के स्केल पर होता है, किलो लैब स्केल। उसके बाद जब वहां पर वो पास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो एक्चुअल में जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, जहां पर फॉर्मुलेशन बहुत लार्ज स्केल पर बनती है और उसके बाद वो मार्केट में रिलीज होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स डिपार्टमेंट है, जो कि हर एक स्टेज पर ये इंश्योर करता है कि जो हम बायोसिमिलर्स बनाते हैं वो हमारी बॉडी पर क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो उनकी स्टडीज सब वो करते हैं। फिर रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जो कि जितनी भी फाइलिंग्स होती हैं ड्रग की,
अलग अलग कंट्रीज के अंदर रेगुलेटरी फाइलिंग्स, वो उन पर ध्यान देता है। फिर डेवलपमेंटल क्वालिटी एश्योरेंस है, तो वो क्या करता है कि जो हमारा R&D सेक्टर में, मतलब एक R&D सेक्टर का क्वालिटी एश्योरेंस है, उसे डेवलपमेंटल क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। तो ये हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, और कुछ अगर आप बताना चाहो तो। और फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मासिस्ट ही जॉब करते हैं। लाइक बहुत सारे हमारे साथ MSc के लोग काम करते हैं जो कि प्रोसेस R&D में है। प्रोसेस R&D में बेसिकली जो सिंथेसिस होता है, जैसे API का सिंथेसिस होता है, तो वहां पर तो MSc के लोगों का भी बहुत स्कोप है प्रोसेस R&D डिपार्टमेंट में। अलॉन्ग विद दैट केमिकल इंजीनियर्स दे आर देयर इन प्रोसेस R&D डिपार्टमेंट। और एपीआई को भी, एनालिटिकल R&D हाँ, और हाँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं ये बोल रहा हूँ कि एपीआई को भी एक बार आप थोड़ा सा डिस्कस कर दें, क्योंकि अगर कोई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको हम्म थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। Okay. So active pharmaceutical ingredients is basically a combination of chemicals which can actually result in a therapeutically potent molecule. ठीक है। API डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोसेस R&D है, वो एक पर्टिकुलर केमिकल रूट से, अलग अलग केमिकल रूट से ट्रायल्स लेते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, जो कि हमारा API होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी है, उसका एक थेरेप्यूटिक एक्शन है, जो उस मेन ड्रग है पर्टिकुलर किसी। केमिकल का। हाँ, वो जो मेन ड्रग है, किसी भी हम देखते हैं ना, किसी भी टैबलेट के ऊपर जो सॉल्ट लिखा होता है, तो दैट इज API। ठीक है। API के बिना कुछ मतलब फॉर्मुलेशन भी नहीं बन सकती। तो API एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर्मुलेशन का। तो API R&D इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। वो सिंथेसाइज करते हैं, और क्या होता है कि रूट्स निकालना, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग रूट्स नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि उसमें पेटेंट इश्यू होता है। तो यू हैव टू सिंथेसाइज न्यू रूट्स, कि आपको वहीं तक पहुंचना है, बट अलग अलग रूट से। तो वो चीज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है प्रोसेस R&D के लिए। उसके बाद वो एक्चुअल में API बनाते हैं। उसके बाद एनालिटिकल R&D, वहां पर भी एनालिटिकल R&D होता है, तो वो वही सब उनकी मदद करते हैं। हर एक स्टेज पर, दैट रिएक्शन इज सक्सेसफुल और नॉट, एंड प्रोडक्ट बना है या नहीं बना, तो एनालिटिकल R&D। तो हर एक स्टेज पर। उसके बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है API जाता है उसके बाद फॉर्मुलेशन R&D के अंदर। तो उसके बाद वही साइकिल कंटिन्यू होता है, फॉर्मुलेशन R&D को फिर से एनालिटिकल R&D के साथ काम करता है, और लास्ट में हमारी प्रोसेस R&D के थ्रू, पायलट बैचेस के थ्रू, वो फॉर्मुलेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में चली जाती है, और वो मार्केट में लॉन्च हो जाती है आफ्टर जो जितने भी सेफ्टी डेटा है उसका सारा क्लियर होने के बाद। ओके, तो तनिया जैसे ना कोई स्पेसिफिक ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं कि जिनको अगर आप लो तो उसमें आपके चांसेस जो है R&D में जाने के बढ़ जाएंगे, या कोई भी सब्जेक्ट, जैसे किसी भी सब्जेक्ट से। पहले तो मुझे थोड़ा सा ये ब्रीफ करो कि जैसे अगर किसी ने बी फार्म किया हुआ है तो क्या वो बी फार्म हम्म करके R&D में जा सकता है, या उसके लिए एम फार्म मैंडेटरी होता है? वैसे जहां तक मुझे नॉलेज है हम्म कि मेरे काफी ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो जिन्होंने बी फार्म किया, लेकिन उनको मोर देन 3 और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है क्यूसी डिपार्टमेंट में, तो वो भी R&D में गए हैं। लेकिन क्या इसका हम्म स्पेसिफिक, या अगर आप एम फार्म करें तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, या क्या है ऐसा कुछ सिस्टम? हम्म। तो हाँ, अगर आप एम फॉर्म करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि R&D के अंदर ना, दैट इज नॉट, कोई ऐसा काम नहीं है ये कि एक ही काम है, उसको उसी तरीके से करना है और वैसे इनोवेटिव। ही हाँ। चलेगा वो आगे। हम्म आपको इनोवेशन चाहिए, ठीक है। हम्म इनोवेशन, आप जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आपके पास, ठीक है, उतना ज्यादा आप R&D सेक्टर को कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो एक ऑब्वियसली एक पोस्ट ग्रेजुएट जो है, उसके पास ऑलरेडी रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, एक ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम्म हम मास्टर्स में अपना एक थीसिस करते हैं, हमें ऑलरेडी एक रिसर्च एक्सपीरियंस है। तो वो रिसर्च एक्सपीरियंस R&D के अंदर बहुत काम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी फॉर्म करके आप R&D में नहीं जा सकते, ये हमारी अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप में बी फॉर्म के बाद वो स्किल्स हैं जो R&D सेक्टर को चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर R&D आफ्टर बी फॉर्म ऑल्सो। और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट जिससे हम एम फार्म करें, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट? एमफॉर्म के लिए बेसिकली जो जिसका मोर स्कोप है वो है फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिनको मतलब अगर आप ये सब्जेक्ट्स लेते हो
तो आपको कुछ भी कहीं पे भी जॉब लेने में दिक्कत नहीं आएगी। फार्माकोग्नोसी का मैं बोलूंगी कि इंडस्ट्री में इतना नहीं है। आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू, इंडस्ट्री में फार्माकोग्नोसी के लोग ज्यादा नहीं होते हैं। अगर वो हैं भी तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो बहुत पहले से इंडस्ट्री में है, तो अब वो कल्टीवेट कर चुके हैं इन स्किल्स को। और तीसरे सब्जेक्ट पे आती हूँ, फार्माकोलॉजी। हाँ, फार्माकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जितना भी हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें सारे फार्माकोलॉजिस्ट ही होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स वाले डिपार्टमेंट में। तो फार्माकोलॉजी का भी बहुत स्कोप है इंडस्ट्री के अंदर, पर मेजरली जो जॉब्स हैं दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ओके तान्या, बीइंग अ गर्ल, आपको कोई ऐसी डिफिकल्टी महसूस हुई आरएनडी में, या कभी कुछ ऐसा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या कैसे भी XYZ, है ना? तो मतलब मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लड़की, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे, इस पे भी मैं आगे क्वेश्चन आएगा मेरा कि फैमिली का कैसा सपोर्ट था आपका। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को जो है R&Ds में नहीं भेजेंगे या कंपनी में काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो खराब होता है। तो इससे आप कितना एग्री करते हो, या क्या है इसमें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने आशीष। बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अभी तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, पर उसमें से भी हम जैसे कि आज R&D के ऊपर बात कर रहे हैं, तो R&D में मैं कहूंगी गर्ल्स की जो रेशो है वो काफी कम है। पर आजकल जो बड़ी बड़ी MNCs हैं वो फोकस कर रही हैं कि वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें। वो चाहते हैं कि हर तरह की जो डाइवर्सिटी है वो उनकी कंट्री, वो उनकी कंपनी के अंदर हो। जैसे कि इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय women employee and male employee, and even they are taking स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज ऑल्सो, ताकि उनका एक जो जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स है और जो एक उनका जो स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एम्प्लॉयज उनके पास हो। तो आज कल जो इंडस्ट्रीज हैं वो पूरा फोकस कर रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वुमेन को रिक्रूट करे, ताकि अपने जेंडर इक्वालिटी रेशियो को बराबर कर पाए। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ अभी और आने वाले टाइम में स्पेशली वुमेन का बहुत स्कोप है, क्योंकि रिक्रूटमेंट्स बहुत बढ़ने वाली हैं R&D सेक्टर में वुमेन की, जस्ट टू बैलेंस दैट जेंडर इक्वालिटी रेशो। और दूसरी बात, बीइंग अ गर्ल, मुझे कभी R&D सेक्टर में कोई इशू नहीं आया। सारी इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट्स ही, लाइक क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब सब सेम है। ये क्या होता है, गर्ल्स की ही कई बार पर्सनल चॉइस होती है कि वो लाइक फिजिकल वर्क हो जाता है R&D में, तो वो पर्सनली उसे प्रेफर नहीं करती, तो वो खुद ऑप्ट करती हैं रेगुलेटरी अफेयर्स की या क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब्स के लिए। दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। पर ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इंटेंशनली वहां से जाना पड़ता है R&D में कि उनकी ग्रोथ नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग मैं इस चीज से अग्री नहीं करूंगी कि वुमेन को R&D के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो एवरी गर्ल एंड एवरी एम्प्लॉय इज वेलकम हियर इन R&D। ओके। अच्छा तानिया, अगर मैं तुम्हारी बात करूं सिर्फ, तो आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा, या उन्होंने भी आपको पहले रोका, या क्या कैसा रहा आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं थोड़ा सा, अगर आप बताएं तो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी कुछ भी करने से कभी नहीं रोका। लाइक आफ्टर B.Pharm मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। मुझे तब जॉब मिली थी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, ठीक है। लेकिन वो मेरी पर्सनल चॉइस था कि उस टाइम मुझे जॉब नहीं करना था। तो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम भी मुझे सपोर्ट किया कि अगर मुझे अभी जॉब नहीं करना तो अगर आगे पढ़ना है तो पढ़ो। उसके बाद मेरा नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, जो कि GPAT है, यहाँ पे फार्मेसी वाले सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। तो GPAT क्वालिफाई करने के बाद स्टाइफेंड मिलता है। तो मुझे ये था कि आई वांट टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट बैचलर्स के बाद, कि हाँ फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो होना। तो उसमें स्कॉलरशिप ने बहुत मेरी हेल्प की खुद का सब कुछ करने के लिए। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव डन ऑन माई सेल्फ। तो मुझे ये था कि आई जस्ट वांट टू डू इट ऑन माई सेल्फ, माई पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसमें जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उसने मेरी बहुत हेल्प की। मेरी सारी की सारी फीस, सारे एक्सपेंसेस और इवन मेरा जो डेली एक्सपेंसेस था
वो भी एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दैट स्कॉलरशिप। तो आप कह सकते हो कि मेरा सिंगल पेनी भी नहीं लगी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, रादर वो मेरे लिए एक जॉब जैसी थी। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो आफ्टर दैट आई एम एन R&D सेक्टर। ओके तन्या, जीपैट का आपने नाम लिया, ठीक है, तो खुद ही आपने टॉपिक छेड़ दिया एक, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जीपैट क्या है, और ये जरूरी है, और है तो क्यों जरूरी है, मतलब इससे क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप टच कीजिए इसको। तो जीपैट जैसे कि है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये ज्यादातर बच्चे 4th ईयर में जब होते हैं बैचलर्स की, तो मतलब 7 सेमेस्टर के अंदर ये एग्जाम हो जाता है। तो कई स्टूडेंट्स उसकी 2nd ईयर से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, पर मैक्सिमम 3rd ईयर से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो 1 ईयर इज एनफ उसकी तैयारी के लिए। तो वो एग्जाम आपका सारा एप्टीट्यूड देखता है, मतलब आपने जो भी 4 साल में पढ़ा फार्मेसी के अंदर, आप उसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो वो एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टाइफंड मिलता है। दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, जो कि अभी प्रेजेंटली है 12,400 पर मंथ आपको मिलेगा 24 मंथ्स तक। ठीक है, अभी हो सकता है रिवाइज होने वाला हो शायद, वी नीड टू चेक। पर मेरे टाइम में इट वाज 12,400 पर मंथ। तो मुझे ये 2 इयर्स तक मिला मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और जैसे ही वो मिलना खत्म, मतलब जब आपकी थीसिस सबमिट हो जाती है तभी तक आपको वो स्टाइफंड मिलता है। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको अपना रिज्यूमे एनहांस करना है, क्योंकि ये आपको एक आपका रिज्यूमे को एक नेक्स्ट लेवल एज दे सकता है। चाहे आपको PhD करनी है आगे, उसके लिए भी जीपैट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जीपैट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इवन आजकल तो जॉब्स के अंदर भी वो एक पॉइंट लिखने लगे हैं कि जीपैट क्वालिफाइड, द पर्सन शुड बी जीपैट क्वालिफाइड। तो अब यहाँ से आप समझ ही सकते होंगे कि इस एग्जाम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है फार्मेसी सेक्टर के अंदर। तो मैं यही बोलूंगी जो भी अभी हमारी ऑडियंस बैचलर्स के अंदर है, कि वो जीपैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये चीज एक्चुअल में एक आपको एड्ज दे सकती है। स्पेशली R&D सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा एड्ज दे सकती है इफ यू आर जीपैट क्वालिफाइड। तन्या, रेप्यूटेड कॉलेज, किसी आप अच्छे कॉलेज से अगर आप पास आउट हो, एम फार्म कर रहे हो, ठीक है, उसका, और मान लो कोई एवरेज कॉलेज, या वैसे किसी कॉलेज को स्पेसिफिकली एवरेज बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम रेप्यूटेड कॉलेज को अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसका क्या रोल रहता है इन सेक्टर्स में जाने के लिए? अब जैसे कि आपने बोला कि रेप्यूटेड कॉलेज कौन सा है, एवरेज कॉलेज कौन सा है, ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे NIRF भी कहते हैं। यस। ये हर साल अपनी एक रैंकिंग लिस्ट निकालता है। ठीक है, उसके अंदर कॉलेज की लिस्टिंग होती है। आप देख सकते हो वहां पे टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप 20 कॉलेजेस कौन से हैं, या आप जो कॉलेज टारगेट कर रहे हो उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज Tier 1 है, कौन सा कॉलेज Tier 2 है। और लाइक आपने जॉब्स में पूछा इसका रोल, तो बाकी जॉब्स में भी अब इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है। लाइक प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में भी अब इस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है। पहले इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ R&D सेक्टर के अंडर थी, कि आप एक रेप्यूटेड Tier 1 कॉलेज से होने चाहिए, तो आपका एक डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर होता है। Tier 2 का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, Tier 3 का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हाँ, अगर आपने अच्छे रैंक से जीपैट क्वालिफाई किया है, आपको एक अच्छे कॉलेज में Tier 1 या टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आने वाले जॉब के ऊपर। तो हाँ, कॉलेज एक पॉइंट तक मैटर करता है यहाँ पर। अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी मैटर करता है। और जल्द अगर आप इवन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी हुआ किसी का, तो नो वरीज, अगर आप रेप्यूटेड कॉलेज से हो, तो आप अगर आप ऑफ कैंपस पे जाओगे तो आपको बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर एक एड्ज मिलेगा, बिकॉज आपके पास एक टैग है, एक अच्छे कॉलेज का टैग। दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, एक्सेप्शंस हमेशा होती है, डिजायरेबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि Tier 1 कॉलेजेस से नहीं है, बट दे आर स्टिल आवर बॉसेस। तो एंड दे आर डूइंग
much better than other people who were in tier 1 colleges. तो आपकी कैपेबिलिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया था कि R&D सेक्टर इज अबाउट चैलेंजेस। तो यही मेन स्किल है जो कि सारी बाकी स्किल्स को डोमिनेट कर जाती ओके, सो वी कैन कॉल कि ये टोटल इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन्स कैपेबिलिटी है। एंड बिल्कुल एटीट्यूड फॉर लर्निंग। बिल्कुल। अगर आप वो एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो तो आपको ये जॉब मिल जाएगा इजीली। ओके, तो ये तो सारी बात हो गई तानिया एक तरफ। दूसरी तरफ अगर हम एवरेज इनकम की बात करें, ठीक है, तो उसका क्या है कि ऐसा है कि R&Ds में बहुत ज्यादा सैलरी स्ट्रक्चर होता है आपका, या एज कम्पेयर टू और कंपनीज, सॉरी और सेक्टर से अगर हम QC QA या प्रोडक्शन की बात करें उनका बहुत कम होता है? मतलब क्या है ऐसा कि R&Ds में, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अगर आप उसको टच करो तो। एवरेज इनकम की अगर हम बात करें तो एक रेंज है, लाइक एनी अदर सेक्टर, इसमें भी एक रेंज है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो रेंज मैं आपको बता देती हूँ। इट कुड स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 3.5 LPA and it could range up to as high as like 7.5 or even 8 LPA in starting। और वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जिसमें कि बहुत एक मेजर फैक्टर आता है आपका कॉलेज। दूसरी बात, आपकी कैंपस प्लेसमेंट अगर होती है तो आपको बहुत हाई पैकेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। हम्म। और तीसरा उसमें फैक्टर आता है कि अगर आप ऑफ कैंपस भी ले रहे हो, ऑफ कैंपस भी लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता। ऑफ कैंपस भी अगर आप ले रहे हो तो वहां पर भी मैटर करता है आपका जीपेट रैंक, जीपेट स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इवन जीपेट क्वालिफाई होना भी बहुत मैटर करता है, रैंक की अगर हम बात ना भी करें तो। और उसके बाद एक कॉलेज के टैग का जो फैक्टर है, एंड अबव ऑल योर नॉलेज, आपके कंसेप्ट जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि R&D की ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये सब चीजें होंगी, एंड आपका एज इंटरव्यू। आई हैव प्रीवियसली टोल्ड, लाइक नेवर डाई एटीट्यूड, वो आपको शो करना ही पड़ेगा इंटरव्यू में, क्योंकि उस स्किल के बिना आप यहाँ पर टिक ही नहीं सकते इस सेक्टर के अंदर। ओके, ठीक है। अच्छा तानिया, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्लियर कट क्वेश्चन, कि अगर मैं कोई क्लियर कट पाथ आपसे पूछूं कि भाई मेरे को एक पाथ बताओ कि इसको फॉलो करके जो है आप एक R&D कंपनी में एक रेप्यूटेड, मैंने आपकी कंपनी का नाम नहीं लिया स्पेसिफिक बिकॉज फिर हम इतने खुल के बात नहीं कर पाते, तो फिर हमें थोड़ा सा जो है बायस्ड होके बात करना पड़ता है, इसलिए जो है मैंने उसको मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई आपको एक पाथ बताओ, ठीक है, जिससे आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी अच्छी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्टेब्लिश हो जाओ, तो आपका क्या मानना है? ओके, तो अगर हम एक पाथ की बात करें, सबसे पहले मैं उस पाथ की बात करती हूँ जो मैंने फॉलो किया। हम्म। ठीक है, सबसे पहले बी फॉर्म। बी फॉर्म में आपका एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हों, आपके शुरू से ही मतलब फ्रॉम फर्स्ट ईयर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। और उसके बाद लाइक सेकेंड थर्ड ईयर में मुझे पता चला था सेकेंड ईयर के एंड में कि हाँ देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज जीपैट। ठीक है, तो बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ जीपैट है, और ये करके आप कुछ अच्छा कर सकते हो फार्मा सेक्टर के अंदर। ठीक है, बस मुझे उतना ही पता था, उससे ज्यादा मैंने जानने की कोशिश नहीं की। उसके बाद सिर्फ उसे क्रैक करने का सोचा कि इसको कैसे क्रैक करना है। तो मैंने पूरा फोकस फिर जीपैट को क्वालिफाई करने पर लगाया। लाइक 7 सेमेस्टर के अंदर ही जीपैट हो जाता है, और कुछ ही दिन में लाइक 1 मंथ के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। और वही टाइम था जब मेरी बी फॉर्म की प्लेसमेंट्स भी चल रही थी, तो मैं प्लेसमेंट्स में भी बैठी थी। जस्ट एक बैकअप प्लान के लिए बैठी थी मैं, कि अगर मेरा जीपैट क्वालिफाई नहीं होता तो मैं इस साल जॉब ले लूंगी और फिर ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर जीपैट दूंगी, और फिर मैं मास्टर्स करूंगी। तो ये मेरी अप्रोच थी। बट लकीली जॉब मिल गया था, पर जॉब ज्वाइन करने से पहले मेरा जीपैट का रिजल्ट आ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब का ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे 2 जगह से ऑफर लेटर आ गए थे बी फॉर्म के बाद।
तो उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया बैचलर्स खत्म होने के बाद, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। तो वहां पर आने के बाद वही हमारे मतलब जब एक चीज मैंने खुद डिफरेंस फील की है, आपके अगर शुरू से बेसिक्स क्लियर हो ना, हम्म, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। पर अगर आप एक अच्छे कॉलेज में आते हो तो आपको ना एक चैलेंज मिलता है, आपको लगता है कि यहाँ तो सब ही अच्छे हैं। तो आपका एनवायरमेंट। कंपटीशन लेवल बहुत, हाँ, तो आपका कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, और जहां पर कंपटीशन होगा वहां पे आप अपने लिमिट्स को पुश करते हो फिर कि आपको सबसे बेटर करना है। तो उस एनवायरनमेंट में जो इंसान ग्रो करता है ना, वो शायद वहां पर नहीं कर सकता जहां पर सिर्फ आप ही टॉपर हो। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि टॉपर होना ही डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि मीन्स तानिया, सॉरी आपके फॉर इंटरप्ट। environment का माहौल इम्पोर्टेंट है। हम्म। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑल यू आर सेइंग इज कि आपके मार्क्स ज्यादा आए ना, ये मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज इन डेप्थ होनी चाहिए। ऑल्दो आपको नॉलेज इन एग्जैक्टली। डेप्थ होगी तो मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन हम्म। मार्क्स आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी नॉलेज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ओके। मतलब सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना, हम्म कंसेप्ट्स के लिए पढ़ना। ओके, गो ऑन गो ऑन। तो हाँ, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे माहौल में जाओगे ना, जहां पर आप बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आपको मुश्किल आ रही है compete करने में, तो आप समझ लो कि आप एक राइट एटमॉस्फेयर के अंदर हो, और वहां पर आप जितना ग्रो करोगे वो आप कहीं पर भी नहीं कर सकते उतना ग्रो। तो ओके। ये हमारा हो गया यहाँ तक, मेरे कॉलेज तक का। एम ठीक फार्म। है। मास्टर, हाँ, एम मास्टर। फॉर्म का हो गया। उसके बाद मास्टर्स का जब सेकेंड ईयर आया, जब जस्ट हमारा थीसिस मेरा स्टार्ट हो गया था, तो उसके स्टार्टिंग में ही बड़ी बड़ी कंपनीज ने आना स्टार्ट कर दिया था कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो फर्स्ट कंपनी थी, अ, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, फॉर मोर डिटेल्स आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। तो वो फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट कैंपस में जो कंपनी आई। और मुझे ये था, मैं जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो मेरा शुरू से टारगेट था, चाहिए तो इसी कंपनी में जॉब चाहिए। तो वो एक एम मेरा सेट था, और वही कंपनी, मतलब लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, वही सबसे पहले आई। और मुझे ये था कि इसमें करना है, मतलब अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम बाद मिली है मुझे, लाइक सिंस बैचलर्स मेरा वो ड्रीम कंपनी थी। तो वो जैसे ही वो आई, आई जस्ट पुट ऑन ऑल माई एफर्ट्स, और लकीली फर्स्ट कैंपस कंपनी के अंदर ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। और उसी कंपनी में मैं अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग देयर एज अ साइंटिस्ट। और ये तो कंपनी कौन सी है? ये कंपनी कौन सी है, इसके मेरी बारे तो में जानना है तो फिर आपके मैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम वगैरह जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, बताइए हम्म, आगे। तो मेरी ये जर्नी रही। और आप ये लाइक एक क्लियर कट पाथ पूछ रहे थे, तो पाथ यही है, सबसे पहला तो जीपैट क्वालिफाई करो, एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे, अच्छी प्लेसमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही गारंटी मिलती है कि आप अच्छे कॉलेज में आ जाओगे तो आपका बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपका बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक अच्छा कॉलेज ना मौका देता है, अपॉर्चुनिटी जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो बस वो मौका चाहिए होता है हमें। तो वो मौका मिलेगा आपको अच्छे कॉलेज में, उसमें आप अपनी जान लगा दो, एंड यू विल गेट इनटू योर डिजायरेबल सेक्टर। वो कोई भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन हो सकता है, वो क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है, वो इवन मार्केट रिसर्च, आजकल इसमें भी बहुत लोग जा रहे हैं, मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, फार्मा की जो लाइफ साइंसेस स्ट्रीम के अंदर, इस सेक्टर में भी आजकल लोग बहुत जा रहे हैं। और चाहे वो R&D है, तो यू कैन गेट योर ड्रीम डिपार्टमेंट। ये एक पाथ है। ओके। अच्छा तानिया, एक मिसकंसेप्शन और मैंने सुना है कि जैसे जो लोग साइंटिस्ट होते हैं तो उनका जो लुक होता है कि बाल बिखरे हुए हैं, अगर वो लड़का है तो उसने लंबी सी बियर्ड बनाई है और एकदम परेशान सा, दुखी सा इंसान है, लेकिन आप ऐसे लगते नहीं हो। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके बहुत सारी हॉबीज भी हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा बताना चाहें कि क्या ये जो मुझे क्या कहना चाहिए कि एक जो ये एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है एक साइंटिस्ट का,
तो वो कितने हद तक वो सही है? कि क्या साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं कि बाल बिखरे हुए और अजीब से और हमेशा इरिटेट से? तो उसके बारे में थोड़ा सा उसे बताइए। ओके, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारी डिस्कशन का ये। हम्म। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जब हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें मतलब ना इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे आरएनडी में आने के बाद भी, कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो उसके अंदर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत सोचना पड़ता है। 100 तरह से आपको एक ही बात को सोचना पड़ेगा। तो हो जाता है एक पॉइंट के बाद ऐसा, हाँ, आता है कि हाँ अभी थ्रेशोल्ड आ गया है, तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ये नहीं, आपको आरएनडी को दोष नहीं देना चाहिए। आपको अपने माइंड को काम कैसे करना है वो टेक्निक सीखनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको अपना बताती हूँ, तो मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। तो मैं रेकी हीलिंग यूज करके अपना माइंड काम करती हूँ। और उसके अलावा मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर भी हूँ। ठीक है। तो वो सब अगर टेक्निक्स आप यूज थोड़ा करके सा, हमें एक्चुअली, हाँ, हाँ, हमें खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। चाहे वो आरएनडी है, चाहे वो कोई भी और सेक्टर है, चाहे आईटी है, आपको काम को दोष नहीं देना चाहिए। आपको सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए। ये जो चीज है ये मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस। रेकी का आपने जिक्र किया। रेकी इज अ पार्ट ऑफ, इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, आई गेस। बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है। बिल्कुल। ओके। और साथ में कुछ हॉबीज आपकी, जैसे पेंटिंग वगैरह भी आप करती हैं शायद, जहाँ तक हाँ, मैंने आपके इंस्टाग्राम को हॉबीज, थोड़ा सा। हाँ। हाँ जी बिल्कुल। तो हॉबीज का अभी थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम कम मिलता है, पर जब भी मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ नया सीखती रहती हूँ, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट हो। मैं लिंक्डइन पे कोर्सेज करती हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आगे आने वाली जो चीजें हैं उन्हें सीख रही हूँ, ताकि मतलब मैं अपस्किल कर सकूँ खुद को। तो कॉन्टिन्यूअसली खुद को अपस्किल करते रहना चाहिए। आजकल मेरी ये नई हॉबी है जो कल्टीवेट हुई है, खुद को अपस्किल करना। अदर देन दैट, पेंटिंग्स का टाइम अभी कम मिलता है, पर जब भी मिलता है तो मैं करती हूँ। ओके, ठीक है तान्या, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको भी हम्म। एक पाथ मिला होगा, एक हल्की सी एक उनको क्लियरिटी मिली होगी। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे पॉडकास्ट में कुछ ऐसा जो मैं आपसे न पूछ पाया, या आप अगर खुद से कुछ बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं अभी। आशीष, मैं ना यहाँ पर सारे फार्मा के स्टूडेंट्स को ना आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की, इवन मेरे फ्रेंड्स की, ये मिसकंसेप्शन है कि ये सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर बुरा है, इस सेक्टर की जॉब्स ऐसी हैं। तो मैं आपका क्लियर करना चाहती हूँ, खुद इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की है, कोई डिपार्टमेंट की हायरार्की नहीं होती। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो दूसरे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन, एवरी डिपार्टमेंट हैज इक्वल वैल्यू। ठीक है। दूसरा मिसकंसेप्शन, फार्मा के लोगों को लगता है कि वो अंडर पेड हैं। ठीक है, और ऐसा है भी। मतलब जैसे कि जी। आपको भी पता है कि लाइक एशिया का सबसे बड़ा हब है, फार्मास्यूटिकल हब, बद्दी। वहां पर 5,000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। तो वहां पर क्या हुआ है, अभी हमारी जो स्किल्स है ना, वो उसकी वैल्यू कम हो गई है। ये वो चीज है जो मतलब मैंने अपने बैचलर्स के बाद फील किया था। बैचलर्स के बाद जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी, that was a very low package, I could say. I was getting like 10,000 per month. तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। वो था कि आई डिडंट वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज एट दैट पैकेज, कि अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे यहाँ सेटल नहीं होना। तो इसीलिए मैंने कुछ दूसरा रास्ता, प्लान बी सोच के रखा था अपना। तो हमें कभी भी डिसहार्टन नहीं होना कि फार्मा में स्कोप नहीं है। स्कोप है, बट उसका पाथ बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि आप डिफिकल्ट पाथ फॉलो करके कहीं पे पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हो, तो फार्मा में भी हाई पैकेजेस होते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के भी यहाँ क्लियर हो गई है कि फार्मा में पैकेज नहीं मिलते। फार्मा में पैकेज मिलते हैं, पर एक पाथ है जो कि हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया।
आप उसे फॉलो करोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुझे इनवाइट करने के लिए आशीष थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अगर स्टूडेंट्स को हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो हम ऐसी और भी चर्चा करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल तो करेंगे। बहुत तो हाँ, थैंक यू सो मच तानिया, थैंक आपने यू ऑल। मेरे इनविटेशन को जो है एक्सेप्ट किया। और बहुत बहुत थैंक यू आपको। आगे चल के भी हम इससे रिलेटेड अगर हमको मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को तानिया से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू आर&डीज, तो वो मैं नीचे इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने हमें इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।